Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डे 2 अपना बायोलॉजी थ्रू MCQs का। कल हमने कवर किया था सेल, हेरिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम कवर करेंगे आगे जाके सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स के बारे में देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स, फाइब्रस टिश्यूज, फिब्रिन या फिर मस्कुलर टिश्यू। अब ये इलास्टिक टिश्यू है क्या? हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिसमें एक टिश्यू है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है और ये फाइबर्स का बना होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन उसकी क्या नेचर है, फाइबर्स या फिर इलास्टिक हो सकते हैं या फिर इनइलास्टिक भी हो सकते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, इट मीन्स वो कौन सा टिश्यू है जो बोन और बोन को कनेक्ट करता है? इसका सही आंसर आएगा लिगामेंट। सिमिलरली हमारे पास एक और टिश्यू होता है जिसका नाम होता है टेंडन। टेंडन क्या करता है? जैसे लिगामेंट बोन और बोन को कनेक्ट करता है, जो टेंडन है वो बोन और मसल को कनेक्ट करता है। अब इसमें अगर डिफरेंस का ध्यान रखना हो तो लिगामेंट इज मोर फ्लेक्सिबल टिश्यू, वेयर एज टेंडन थोड़ा रिजिड होता है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब अगर हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लें, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फाइब्रस टिश्यूज। ये भी क्या करते हैं? फाइब्रस टिश्यूज इज सिमिलर टू दिस। ये कोई भी बोन, मसल्स, किसी भी चीज को कनेक्ट करना हो और उसकी प्रॉपर मूवमेंट जो है वो देखनी हो, रेगुलेट करनी हो, वो क्या करते हैं? फाइब्रस टिश्यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि बोन्स पर्टिकुलरली पूछा गया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा लिगामेंट। नेक्स्ट फिब्रिन। फिब्रिन क्या होता है? फिब्रिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये ब्लड कोआगुलेशन, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उस चीज में इसको हेल्प करता है। जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एंड उनके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रिन, और वो इस चीज में हेल्प करता है। लास्ट है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। अब अगर मस्कुलर टिश्यू को थोड़ा हम डिटेल में देख लें तो हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यू है वो, जस्ट अ सेकेंड, मेजरली 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या हुआ? जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है स्ट्राइएटेड, सेकेंड है हमारे पास स्मूथ, एंड थर्ड है हमारे पास कार्डियक मसल। सो स्ट्राइएटेड मसल, द वर्ड स्ट्राइएटेड का क्या मतलब होता है? जो स्ट्रिप्स में हो, स्ट्राइप्स हो जिसमें। तो ये जो मसल की फॉर्मेशन होती है या जिस तरह से वो दिखते हैं ना, वो स्ट्राइप्ड होते हैं। सो आपको उसमें एक डार्क बैंड दिखाई देगा, एक लाइट बैंड दिखाई देगा, फिर एक डार्क बैंड दिखाई देगा, फिर एक लाइट बैंड दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। लेट्स से मैं अभी अपना ये हाथ हिला रही हूँ, फिंगर्स हिला रही हूँ, तो मेरे कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स। इनमें जो सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है, जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सो स्ट्राइएटेड मसल्स आर व्हाट? दे आर
मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें काफी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं बिकॉज इसमें कोई भी जो डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं, जो स्ट्राइप्स हैं, वो नहीं होते. स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. ये कौन सी मूवमेंट कौन से मसल्स को हेल्प करती है, किसको कंट्रोल करती है? वो सारे ऑर्गन्स जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो लंग्स है, हम तो अपने ब्रेन से कंट्रोल मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि लंग्स कब एक्सपैंड कर रही है, कब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये इनवॉलेंट्री हो रहा है. जो हमारा स्टमक है वो जो डाइजेशन प्रोसेस कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो फंक्शन कर रहे हैं, उसके अराउंड जो मसल है वो जिन मसल से बने हुए हैं वो कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स. तो कभी आपको अगर क्वेश्चन आए जिसमें कोई भी इनवॉलेंट्री फंक्शन लिखा हुआ तो उसका आंसर आएगा कि वो स्मूथ मसल्स कंट्रोल करते हैं. अब स्मूथ मसल्स देखा जाए तो इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस ही होता है, दे आर सिंगल न्यूक्लिएटेड. लास्ट है हमारे पास कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. कार्डियक मसल कौन सा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो हार्ट में, जिस मसल का हार्ट बना होता है उस मसल को हम बोलते हैं कार्डियक मसल. और ये भी यूनिसेल्युलर होता है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है. सॉरी, नॉट यूनिसेल्युलस बट यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस इसमें होता है. तो ये हमारे पास आ गया हमारा मस्कुलर टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. No pain is felt while cutting the nails because nails are made of the material of dead cells in which there is no blood circulation. Nails are a useless part of the body. Nails are made of calcium phosphate or none of these. Now, why is no pain felt जब हम nails cut करते हैं? इसका सही आंसर है A. Nails are made of the material of dead cells in which there is no blood circulation. तो ये जो इसमें cells है, they are not living. इसमें कोई blood circulation नहीं हो रही है. एंड क्योंकि ये cells dead है, तो जब हम इसको कट कर रहे हैं, इसमें कोई nervous system नहीं है, कोई nerves नहीं है इसमें, तो हमारे ब्रेन में वो मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है कि ओ यहाँ पे कुछ हम कट लगा रहे हैं या कट हो रहा है तो हमें दर्द महसूस होनी चाहिए. सो ये मैसेज जा ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द डेड सेल्स, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व्स इन इट. सो इसका सही आंसर आएगा ए. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. तो हमारे पास लिस्ट 1 में है बोन्स और उनके नेम एंड वी हैव टू मैच. सबसे पहला है हमारे पास ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन ऑफ द ब्रेस्ट बोन? इज स्टर्नम. नेक्स्ट है हमारे पास कॉलर बोन. ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? जो हमारे यहाँ पर रिब केज के बीच में प्रेजेंट होती है. कॉलर बोन है ये जो आपको दिख रही है, ये है कॉलर बोन. कॉलर बोन को हम बोलते हैं क्लैविकल. ये आप कैसे याद कर सकते हो? मतलब एक एक्सेसरी आती है पहनने के लिए, उसको क्रावेट बोलते हैं. क्रावेट यूजुअली यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्म का होता है जो नेक में बांधा जाता है. सो कॉलर बोन से यू कैन रिमेंबर क्लैविकल विच साउंड्स सिमिलर टू क्रावेट. नेक्स्ट है हमारे पास नी कैप. नी कैप को बोलते हैं पटेला. एंड लास्ट इज शोल्डर ब्लेड. शोल्डर ब्लेड ये होता है, शोल्डर ब्लेड को हम बोलते हैं स्कैपुला. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई इसकी? ब्रेस्ट बोन है हमारे पास स्टर्नम, सो A is 4, collarbone is clavicle, then kneecap is patella and shoulder blade is scapula. So D is our correct answer. अब इसके साथ हम दो बोन्स जो और इम्पॉर्टेंट है वो कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास है फीमर बोन. ये हमारी जो अपर लेग होती है, जो थाई होती है, उसमें अवेलेबल है एंड दिस इज नोन एज द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. और हमारी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है. मिडल ईयर की जो स्मॉलेस्ट बोन है उसको हम बोलते हैं स्टेपीज. सो स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. सो आपको इतनी ज्यादा बोन्स के जो नाम है वो याद रखने की जरूरत नहीं है. ये मेजर आपको पर याद होने चाहिए. बाय चांस अगर कुछ ऐसा आ भी जाता है जिसमें आपको नाम नहीं पता है, उसमें से आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये इसमें से कोई एक दो तो होंगी जिससे आप आंसर को डिसाइफर कर सकते हो और करेक्ट ऑप्शन पर आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बोन इज अ रिजिड टिश्यू बिकॉज द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स इज कैल्सिफाइड. कैल्सिफाइड मीन्स कि वो कैल्शियम से बना हुआ है. बोथ कार्टिलेज and bone are forms of connective tissue. Cartilage is a supporting tissue that does not bend. अब इसमें
दो चीजों की बात की हुई है, कार्टिलेज और बोन। बोन हम सब जानते हैं हमारे अंदर 206 बोन्स हैं, जिसमें व्हाट इज अ बोन? इट इज अ रिजिड टिश्यू। बोन क्यों टूटती है? क्योंकि वो बेंड नहीं हो सकती, कभी चोट लगती है, गिर जाते हैं हम तो वो बोन टूट जाती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट बोन इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पर वो फ्लेक्सिबल होता है बोन के कंपैरिजन में। अब हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ है? आप अगर अपना नोज टच करोगे तो आप नोज को अपने बेंड कर सकते हो। अगर आप अपना ईयर टच कर रहे हो तो ईयर को अगर आप मूव करो तो आप उसको बेंड कर सकते हो। सो ये किसी हार्ड अंदर कोई हार्ड चीज फील तो होती है, बट इट इज नॉट बोन। ये बेंड हो रही है, ये फ्लेक्सिबल है। सो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? कार्टिलेज। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज अ सपोर्टिंग टिश्यू दैट डज नॉट बेंड। हमने अभी प्रैक्टिकली करके देख लिया कि कार्टिलेज तो बेंड होती है। सो इट मीन्स स्टेटमेंट 3 आपका है, दैट इज इनकरेक्ट। And first is also correct, that bone is a rigid tissue because the extracellular matrix, वो जो बाहर उसकी कवरिंग है वो कैल्शियम की बनी हुई है। तो इसका आंसर है A, only 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द बॉडी एंड देयर फंक्शंस। तो फर्स्ट है हमारे पास adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry. Second है हमारे पास insulin. It helps to keep the blood sugar level even. Even means कि वो balance रखता है. Thyroxine. It helps in digestion, heart and muscle function. अब ये तो है hormones, but ये किसी gland से निकल रहे होंगे. So एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से gland कौन कौन से hormones रिलीज करते हैं, जिससे हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी भी रिविजन हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम अपने ब्रेन से स्टार्ट करें एंड वी गो डाउन एंड सी व्हाट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स वी हैव, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। ये जो ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। एंड व्हाट डज इट कंट्रोल? ये हमारा बीपी रेगुलेटेड रखता है। जो हमारी एपेटाइट है कि कितनी भूख लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, कम भूख लग रही है, उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। एंड जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सिक्रीशंस को भी ये रेगुलेट करता है कि कब कितना हार्मोन सिक्रीट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड ने। अब हाइपोथैलेमस से नीचे हम आए तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? इट रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या होता है? इट इज अ हार्मोन जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, जो हमारी बॉडी का सर्काडियन रिदम है कि लाइट के साथ उठना है एंड जैसे ही डार्कनेस हो रही है द बॉडी नीड्स टू रेस्ट, द बॉडी नीड्स टू स्लीप। वो क्या कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड। इसीलिए कहते हैं कि रात को जब सोने से पहले या सोने के टाइम आपको लाइट में ज़्यादा एक्सपोजर अपनी बॉडी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता। सो हमारी बॉडी को ये मैसेज नहीं मिलता एंड द बॉडी इज नॉट एबल टू रेस्ट आफ्टर पीनियल ग्लैंड। अच्छा, पीनियल ग्लैंड जो है वो मिडल ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये ग्लैंड क्या करता है? ये जो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करता है कि कौन से ग्लैंड ने कब हार्मोन सिक्रीट करना है और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, कितनी क्वांटिटी में। सो उस चीज को वो रेगुलेट करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सो दीज ग्लैंड्स एक्चुअली इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं, जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये किसी डक्ट में, किसी जैसे पाइप में सिक्रीट नहीं करते हैं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनकी जो सिक्रीशन होती है ये सीधा ब्लड में जाती है, जहां पे भी इस हार्मोन की जो भी हार्मोन ग्लैंड रिलीज कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए हमारे ब्रेन के एरिया के, फेस के एरिया के ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? हमारे नेक में। और जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इट रिलीजेस थायरोक्सिन। सो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है एंड इसको प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की जो इनटेक है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर आयोडीन की इनटेक सफिशिएंट नहीं है तो थायराइड ग्लैंड में हमारी जो है वो स्वेलिंग हो जाती है एंड हमें जो गॉइटर डिजीज आपको देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन एंड बिकॉज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड के बाद हमारे पास आ जाता है, हम और नीचे जाएं तो पैनक्रियाज।
अब पैनक्रियाज ना डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, हमने पैनक्रियाज कल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था. सो इट इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो एंड इट इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो. एंडोक्राइन ग्लैंड हमने क्या किया कि ये डक्टलेस होते हैं, मतलब कि इनकी जो सिक्रीशन है सीधा ब्लड में जाती है. तो जब पैनक्रियाज एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका पार्ट फॉर्म करता है तब ये डक्टलेस है. वेयर एज जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कल हमने किया था कि वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है बॉडी में, तो वो एक थ्रू अ डक्ट करता है, एक कोई पाइप होती है उसके थ्रू करता है, इसलिए इसको डुअल कहते हैं. ये एक्सोक्राइन होते हैं जो डक्ट से करते हैं रिलीज, और जो सीधा ब्लड में अपनी रिलीज करते हैं हार्मोन्स वगैरह या जूसेस को, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. सो पैनक्रियाज में क्या है, पैनक्रियाज इज बोथ एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. पैनक्रियाज के बाद हमारे पास आता है एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड में पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन. सबसे कॉमनली आई थिंक सबको सुनने को मिलता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है, जो शुगर का लेवल होता है वो कंट्रोल करता है, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो तो पर्सन को डायबिटीज होने का रिस्क होता है. नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड. अब एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, हमारे पास वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, इसके ऊपर ऐसे कैप की फॉर्म पे जो है वो एड्रीनल ग्लैंड मिलता है हमें. एंड दिस सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन, जिसको हम फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी कहते हैं. सो व्हेनेवर देयर आर इमरजेंसी सिचुएशंस, कोई एक्साइटिंग चीज हो रही है, तो उस टाइम पर जो है एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनालिन रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी को पता चलता है कि अच्छा भाई इस टाइम पर भागना है या इस टाइम पर उस चीज का जो भी चीज है उसका सामना करना है. या फिर कोई भी एक्साइटिंग कोई चीज हो रही होती है तो एकदम से बॉडी में ना ब्लड रश आउट करता है. वो किस रीजन से करता है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गोनाड्स. गोनाड्स क्या है, दीज आर द सेक्स सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल्स. अब मेल्स में क्या प्रेजेंट है, मेल्स में प्रेजेंट है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ मेल पर्सन. नेक्स्ट हमारे पास फीमेल में जो है वो आ जाती हैं ओवरीज. ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, और ओवरीज दो हार्मोन्स रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो ये हमारा हो गया पूरा एंडोक्राइन सिस्टम कि कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है और वो कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. अब अगर हम क्वेश्चन पर आ जाएं, अब इसमें हमें हार्मोन्स दिए हुए थे, तो लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स. एड्रेनालिन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री. वी जस्ट डिड, इट इज व्हाट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. तो ये हेल्प करता है बॉडी को एडजस्ट करने में कि क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड, इंसुलिन हेल्प्स टू कीप द ब्लड शुगर लेवल इवन. हमने किया, इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज. एंड व्हाट डज इट हेल्प, इट हेल्प्स इन keeping the blood sugar level in control. Next, thyroxine. It helps in digestion, heart and muscle function. Thyroxine कौन रिलीज करता है, हमारा thyroid gland, and it does help in digestion. अगर जो thyroxine है उसकी secretion कम या ज़्यादा हो रही है तो उससे digestive gut problems होती हैं, जैसे irritable bowel syndrome हो जाता है, constipation हो सकती है, diarrhea हो सकता है. So the third statement is also correct. Hence इसका आंसर है D, all of the above. Moving on, which of the following endocrine glands is not found in pairs in humans? तो दो कौन से नहीं है. एड्रिनल हमने किया कि किडनीज के ऊपर होते हैं, so it is found in pair. Pituitary gland is not found in pair. It is just one single gland. जो testes है ये भी pair में होती हैं, and जो ovary है that is also present in pair. तो इसका आंसर है B, pituitary gland. Which of the following statements is correct? Urea is produced in the liver. So ये सारा क्वेश्चन यूरिया के ऊपर ही है. It is produced in the liver. It is produced in blood. Urea is produced from digestion of starch. Starch is the sugar, carbohydrates. Urea is produced in lung and kidney. इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है 1A. Urea is produced in the liver.
तो जो हमारी बॉडी में ना अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको हम लेस टॉक्सिक फॉर्म में जो है लिवर वो उसको कन्वर्ट करके क्या बना देता है, यूरिया। और फिर ये जो यूरिया है ये किडनीज में जाके वहां से हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। हेंस द ऑप्शन इज ए, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। नेक्स्ट, in which part of the heart and circulatory system of human body does deoxygenated blood flow? Deoxygenated blood हमने कल किया था। Oxygenated blood क्या होता है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। Deoxygenated blood क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, दैट इज द इम्प्योर ब्लड। सो इसमें क्या पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से पार्ट में फ्लो करता है? सबसे पहले तो बेसिक साइंस अगर हम देखें तो जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द बेसिक रूल। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी होती है, अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम जब रिवाइज करेंगे उसमें हम देखेंगे। अब इसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं, लेट्स रीड द ऑप्शंस। वी हैव अयोटा, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम एंड वीना कावा। अब ये जो सारी ब्लड वेसल्स हैं इनके नाम दिए हुए हैं, ये हमारे हार्ट का ही एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। इसमें अगर एक बार हम हार्ट के स्ट्रक्चर को और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार रिवाइज करें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ स्क्वायर जो कि हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, जिसमें जो अपर चेंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल, एंड जो नीचे वाले 2 चेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब जब मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरे जो हार्ट का राइट साइड है वो ये है, बट आप जब देख रहे हो तो आपके लिए वो राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाएगा। सो दैट इज द सेम केस जब हम हार्ट का डायग्राम या कुछ भी हमने ढूंढना है कि हार्ट में कौन सी वेन कहाँ जा रही है, कौन सी आर्टरी आ रही है, उस चीज के लिए हम जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम ऑपोजिट में ड्रॉ करते हैं। सो हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा राइट ऑरिकल और ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। इधर है हमारे पास राइट वेंट्रिकल और इधर है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या है कि बॉडी में से जो है इम्प्योर ब्लड आएगा और सबसे पहले जाएगा राइट एट्रियम में। अब कौन सी ब्लड वेसल जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है फ्रॉम आवर इंटायर बॉडी टू द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज वीना कावा। और जो वीना कावा हार्ट के ऊपर का जो पार्ट है वहां से ब्लड लेके आती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, एंड जो हार्ट के नीचे का सारा जो पार्ट है वहां से ब्लड लेके आती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। सो इससे हमारे पास इम्प्योर ब्लड पहले गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हमारे पास जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से द ब्लड गोज टू द लंग्स। अब अभी जब मैंने आपको आर्टरी और वेन के बारे में बताया, आई टोल्ड यू देयर इज वन एक्सेप्शन टू द आर्टरी एंड वेन, कि एक आर्टरी ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जिसको हम ये बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है लंग्स में। लंग्स में कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था, जो ब्लड है उसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गोज, ऑक्सीजन आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन लेके आएगी। अब यहाँ पे भी वेन में एक एक्सेप्शन आ गई कि वैसे वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ पर जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर हमारे पास होते हैं वैल्व्स। वैल्व्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब हार्ट पंप करता है, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वी डोंट वांट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो ये जो वैल्व्स होती हैं ये बंद हो जाते हैं जब ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में नहीं जाना होता। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्व्स आ जाते हैं। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो वैल्व कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्व, एंड जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से, यहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड हमारी एक मेन आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं अयोटा।
ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है टू द एंटायर बॉडी. So this is our functioning of heart simplified कि how from right atrium it goes to the right ventricle to the lungs, वहाँ पर ये oxygenated होता है, प्योर होता है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और अयोटा से पूरी बॉडी में वापस चला जाएगा. तो अगर हम ऑप्शंस देखें, हमने अयोटा भी पढ़ लिया क्या होता है, वो ये क्या होती है, एक आर्टरी होती है जिससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में वापस जाता है फ्रॉम द हार्ट. पल्मोनरी वेन क्या होगी, पल्मोनरी वेन इज द वन जो, अब इसमें एक्सेप्शन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से टू द हार्ट. देन वी हैव लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम इज अ चेम्बर ऑफ द हार्ट. एंड वेना कावा. वी डिड वेना कावा क्या है, जो पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आती है. तो इसमें हमारे से क्या पूछा गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो करता है, सो द आंसर इज डी, वेना कावा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड इज अ टाइप ऑफ. अब जो हमारे पास मेजर टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, वही 4 टिश्यूज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ इज कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारे मसल्स की जो बाहर हमारी स्किन है उसकी लाइनिंग सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है. इससे क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना हो वो प्रोवाइड करता है. जो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी भी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही प्रोवाइड करता है. स्किन इज अ फॉर्म ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड हमारे पास मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू वी हैव ऑलरेडी डन. इसमें हमारे पास 3 टाइप्स थे, हमने किए थे. वॉलंटरी स्ट्राइएटेड बोलते हैं जिसको, इनवॉलंटरी जिसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो जिस मसल से बना हुआ है. थर्ड है हमारे पास नर्वस टिश्यू. अब नर्वस टिश्यू क्या होता है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में क्या होगा, नर्वस सिस्टम में हमारे पास हमारी सारी नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जो हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है थ्रू द नर्व्स. सो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स भरी हुई हैं जो कि हमें सेंसेशन देती है. सो अ वेरी क्लासिक एग्जांपल क्या होता है कि जब हम एक गरम लेट्स से चाय का कप पड़ा हुआ है एंड उसको हम हाथ लगाने जाते हैं, हमें पता नहीं है वो गर्म है, तो इमीडिएटली क्या होता है कि हम अपना जो हाथ है वो पीछे को ले जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. और ये हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ अ बॉडी, बिकॉज ऑफ द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. वो जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व उसको हम बोलते हैं, वो सेंस करता है कि ये चीज़ गर्म है, तो वो फटाफट जो है सारे जो नर्व सेल्स हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू है वो जॉइंट है एक दूसरे के साथ. वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाती है एंड हमारी ब्रेन हमारे एक सिग्नल जनरेट करके बोलता है कि मसल को बोलता है पीछे करो हाथ को. सो दैट इज व्हाट नर्वस टिश्यू इज. नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू. वी हैव डन कनेक्टिव टिश्यू एज वेल. कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे अंदर हैं उनको कनेक्ट करता है. जिसमें से हमने क्या था, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है. एंड ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो इसका क्या आंसर है, डी, कनेक्टिव टिश्यू. Next, thyroid gland produces a hormone thyroxine. We've done this, which does what? It controls blood glucose level. Blood glucose level तो हमने किया है, इंसुलिन करता है जो पैनक्रियाज रिलीज करता है. कंट्रोल ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन क्या होता है, जो फीमेल्स में जो ओवरीज है वो जो ओवम होता है, एग होता है, वो रिलीज करती है एवरी मंथ. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. तो ये तो ओवरीज करेगी या फिर इसके अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो करेंगे. कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी भी जो है हमारी जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करती है. सो डी इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट. मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इट इज द रेट कि कितनी स्पीड से हमारी बॉडी में जो फूड एंड वाटर है वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं. जैसे कई लोगों को सुना होगा कि कई बोलते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है. इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है उसने जो खाना कंज्यूम किया होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको बहुत थोड़े थोड़े टाइम के बाद जैसे भूख लगती रहती है. सो उनको क्या कहा जाता है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो
फास्ट है. सो इसका आंसर इज सी. Next, which one of the following statements regarding insulin hormone is correct? Insulin. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.